हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने लगातार आगे बढ़ते हुए निरंतर क्लासेस के माध्यम से छोटे-छोटे उद्देश्य में अपने बड़े लक्ष्य को बाँटा और फिर उन छोटे-छोटे उद्देश्यों को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 5th यूनिट को 5 फरवरी तक पूरा करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक अधिकार वाला हिस्सा है, वो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ज़ूम करके पढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसे मैंने एक्सपॉन्ड करते हुए 5 अलग-अलग लेक्चर्स में बाँट करके आपको प्रोवाइड किया है, ताकि एक भी प्रश्न वहाँ से हमारा छूटे नहीं। मैं इस कारण से इस लक्ष्य को पूरा अभी तक नहीं करवा पाया। हालाँकि हम इसे अब जल्दी ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि एक मेजर जो चैप्टर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम कर चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगली जो टॉपिक है वहाँ से हमारी आगे की जर्नी। आज हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करने वाले हैं। कल तक हमने आर्टिकल 35 तक बातों को कंप्लीट किया, उनके प्रावधान को, उनके जो सब सेक्शंस थे, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे उनको भी हमने पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश को, जिनके नाम लेने से ही रिद्धि और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर अपने गुरु, मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए याद आगे बढ़ते हैं इस यात्रा पर। आज हम भाग 4 की शुरुआत कर रहे हैं। भाग 4 जो है उसका नाम रखा गया है डीपीएसपी। क्या रखा गया है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य को नीति बनाने के समय जिन निर्देशों का पालन करना है। शांति से इस शब्द का अर्थ समझे। राज्य मतलब देश, राज्य मतलब हर वो संस्था जो कि हमारे सरकार के रूप में काम करती है या कानून बनाने वाली इकाई के रूप में काम करती है। तो राज्य मतलब आप लोगों ने जब संविधान मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो भाग 3 में हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, वहां राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 36 में भी सेम टू सेम राज्य की परिभाषा है और ये यूं कहती है कि जैसा आर्टिकल 12 की परिभाषा है वही परिभाषा यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी। उसी राज्य को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, माना जाएगा, मतलब उसी को राज्य माना जाएगा जो आर्टिकल 12 के तहत माना गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के प्रावधान यहाँ पर होंगे और ये राज्य को निर्देश देने या राज्य को ये कहा जा रहा है कि जब भी आप नीति बनाएंगे तो आपको इन निर्देशों का पालन जरूर करना पड़ेगा। उन निर्देशों के संकलन को ही डीपीएसपी कहा गया। थोड़ा सा मैं आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाए, एक सेटअप तैयार हो जाए इसको पढ़ने का, इसलिए इसकी बेसिक बातें थोड़ा समझाता हूं कि जब संविधान बन रहा था तब इस पर क्या डिबेट हुई। पहले याद रख लें कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये हमारे संविधान में अपनाए गए हैं, क्योंकि एक एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि नीति निर्देशक तत्वों को अपनाने का उद्देश्य क्या था। तो नीति निर्देशक तत्वों को अपनाने का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है। आर्टिकल 37 कहता है कि इनके हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से जो है शामिल होना शुरू हुए या इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। पहली बार नेहरू रिपोर्ट में इनकी मांग की गई थी या इनके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। फिर स्प्रू समिति 1945 में बनती है, वो थोड़ा सा प्रेजेंट करती है कि नीति बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संविधान ही बताए या ये कानून द्वारा स्पष्ट होना चाहिए। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार है जिन्होंने इसका पक्ष रखा था कि भैया संविधान में नीति निर्देशक तत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब संविधान बन रहा था, जब संविधान बनाए जाने की बात चल रही थी, तो एक समिति बनाई गई थी, मौलिक अधिकार समिति। तो मौलिक अधिकार समिति ने 50-60 अधिकारों को, मौलिक अधिकार समिति ने 50-60 अधिकारों को अपने मेमोरेंडम में रखा था, मतलब लगभग 50 अधिकार जो हैं हमें भारत के नागरिकों को देने हैं। लेकिन फिर अलग अलग सदस्य ने उस पर हाथ उठाए कि भैया
ये अगर हमने मौलिक अधिकार अगर राज्य को दे दिया या नागरिकों को दे दिया तो उससे अव्यवस्था फैलेगी और ना ही भारत अभी इस स्थिति में है कि वो अधिकार दे पाए। इसलिए इन मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांट लिया गया। एक वो अधिकार जो आज दिए जा रहे हैं, मतलब संविधान लागू होने पर दिए गए, और एक वे जो भविष्य में हमें दिए जाने हैं। तो भविष्य में दिए जाने वाले जो अधिकार हैं उनके विषय में बात यहाँ पर आई कि इन्हें क्या नाम दिया जाए। उन्हें नाम दिया गया डीपीएसपी, मतलब राज्य को नीति बनाने के समय निर्देश देने वाले तत्व। इन्हें भविष्य के मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा इस पॉइंट को पढ़ें। संविधान सभा के सलाहकार क्या थे? नाम बीएन राव। बीएन राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को दो भागों में हमें बांटना चाहिए। एक वो अधिकार, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे या न्यायालय जिन्हें प्रवर्तित कराएगा। दूसरा वे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जाएगा, मतलब उनके हनन होने पर न्यायालय जाने की व्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार से दो भागों में इसे बांटा जाना चाहिए। तो इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि हाँ भैया, सारे मौलिक अधिकारों पर हम व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि वहां फिर कोर्ट पे बर्डन हो जाएगा और इतनी सारी राज्य की क्षमता नहीं है। यहाँ ये इस आधार पर मतलब बीएन राव के तर्क के आधार पर प्रवर्तित अधिकारों को, मतलब संविधान सभा ने जो 50 अधिकार बनाए थे उनको इन अधिकारों को भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया, और अप्रवर्तनीय, मतलब जिन्हें कोर्ट से प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, अनफोर्सेबल जो राइट्स थे उनका, जिनका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारों को या राज्य की सरकार को, अधिकारियों को प्रेरणा देते थे, प्रेरणा दे सकते थे, उनको उन्होंने भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित कर लिया। मैं कुल मिलाकर शॉर्ट एंड स्वीट रूप में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार वास्तव में भाग 3 और भाग 4 दो भागों में फैले हुए हैं, और भाग 3 और 4 दोनों एक ही हैं। दोनों को हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब भारत का संविधान 1950 में बना, तैयार हो गया, रेडी हो गया लागू होने के लिए, तो तब भारत की जो दशा थी उसमें वो हर अधिकार अपने नागरिक को नहीं दे सकता था। राज्य की क्षमता इतनी नहीं थी, सबको समान जो है वेतन नहीं दिया देने की व्यवस्था थी। हमारे पास बहुत आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं थी। इस कारण से कुछ ऐसे अधिकार बना दिए गए जो 1950 में ही दे दो, जिनके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, जो मौलिक रूप से जरूरी है, इसलिए उनका नाम मौलिक अधिकार पड़ा। और जो भविष्य में नीति बना करके दिए जाएंगे, भविष्य में जो अलग अलग नीति बना करके दिए जाएंगे, जैसे आर्टिकल 45 में लिखा था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक पूर्व शिक्षा दी जाएगी या भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1976 में आईसीडीएस नाम का जो है कार्यक्रम लाया जाता है, और उसके माध्यम से इस अधिकार को आंगनवाड़ी के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दिमाग में समझो कि असली में हमने दिया तो ये भी है, लेकिन ये जब हम कैपेबल हो गए, जैसे भाग 40 में, सॉरी अनुच्छेद 40 में लिखा था कि पंचायतों की स्थापना करेंगे। क्या लिखा था 40वें अनुच्छेद में? कि हम पंचायतों की स्थापना करेंगे। तो 1993 में हमने 73वें संविधान संशोधन से इसे अब जो है लागू कर दिया, बना दिया 73वें संविधान संशोधन। तो ये जो बातें हैं कि नीति निर्देशक तत्व ये भी अधिकार थे, लेकिन इन्हें बाद में लागू किया जाएगा, इस टाइप से पैटर्न पर या इस तरीके की मानसिकता से लाया गया, आपको ये सेट करना है। दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि इन्हें न्यायालय में प्रवर्तन कराया जा सकता है, ये न्यायालय में गैर परिवर्तनीय या गैर प्रवर्तनीय है। अब मैं थोड़ा इनके बीच का अंतर समझा दूं ताकि आप आगे की जो ये क्लास है, आर्टिकल्स जो हम पढ़ेंगे 36, 37, 38, तो उनको अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं, पहले डिफरेंस को देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अंतर क्या है। तो मूल अधिकार यहाँ है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और
जो नीति निर्देशक तत्व है उनका वर्णन भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये आपको याद रखना है। यह व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, यह राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं, जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके या लोक कल्याण सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़े, ऐसे प्रयास किए गए। और अंतर देखते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया जाता है। ये मूल अधिकारों का जो स्वरूप है वो सामान्यतः नकारात्मक है, मतलब ये राज्य को किसी काम को करने से रोकते हैं, जैसे कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा करने की परमिशन, मतलब ऐसा करने से नहीं रोकेगा, इस टाइप के नकारात्मक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है, ये सरकार को कुछ काम करने की प्रेरणा देते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी पंचायतों की स्थापना करे, जल्दी से जल्दी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, जल्दी जल्दी पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बना करके लोगों को जीवन का स्तर अच्छा करके दे। मूल अधिकारों को क्रियान्वित होने पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं। हर एक मूल अधिकार में हमने जब आपको पढ़ाया, मैंने जब एक एक आर्टिकल पढ़ाया, हर एक आर्टिकल में कुछ अपवाद और कुछ लिमिटेशंस दी गई थी, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ नीति निर्देशक तत्व में कोई भी लिमिटेशन, कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं था। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 जो है वो उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय जाने का अधिकार व्यक्ति को देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए नैतिकता ही एकमात्र आधार है। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये देना ही पड़ेगा, उनकी इच्छा है वो दे या ना दे। मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 से किया जा सकता है, जबकि क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चीजें हैं जिनको कोर्ट नहीं करा सकती, तो इनको स्वतः निलंबित माना जाता है। ये जब तक ना दिए जाए तब तक निलंबित है। तो जब तक इनको नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू ना किए जाए तब तक निलंबित है, और जब लागू कर दिए जाएंगे तो उसके बाद निलंबन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बड़े कॉमन से पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य डिफरेंस को समझना था। अब इस यात्रा को आर्टिकल वाइज बढ़ाएंगे। मेरा काम पहले ये होना चाहिए कि मैं आपको एक एक आर्टिकल्स याद करा दूं, लेकिन अगर हम आर्टिकल को याद करने वाला पोर्शन अभी इस क्लास में करेंगे तो थोड़ी सी समझ जो है, माने वो जो क्लास जिसमें हम याद करते हैं वहां थोड़ी सी जोर से बोलना फटाफट फटाफट रिवीजन कराना, चीजों को बार बार बोल करके बताना, ये होता है। लेकिन इस क्लास में मैं थोड़ी सी गंभीरता की बात कर रहा हूं, तो इसलिए हम यहाँ केवल समझ विकसित कर लेते हैं। मैं एक एक आर्टिकल्स को डीप में जाकर के समझाता हूं आपको, और फिर बाद में ये जब क्लास खत्म होगी तो अगली किसी एक का दूसरी किसी चीज को याद करने वाली 2-3 क्लासें में हम इसको भी याद करेंगे। अभी लेकिन याद नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिर हम भटक जाएंगे मार्ग से। देखो, जो डीपीएसपी उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक समाजवादी डीपीएसपी, एक गांधीवादी डीपीएसपी और एक उदारवादी डीपीएसपी, जिनका कोई लेना देना नहीं, वो उदार है। तो जो समाजवादी हैं, इनमें से 3 में से 2 आप कहीं से भी रट लो, तो जो बचेगा वो तीसरा हो जाएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो कैसे रटे, इसको पहला रट लेते हैं, समाजवादी। तो शुरुआत होती है समाजवादी से, 38, 39, 39 क, ये सिंपल 3 आर्टिकल याद हुआ। फिर 41, 42, 43, 43 क, ये 4 का एक जोड़ा याद हुआ, और लास्ट में 47। बस इनको एक बार अपने दिमाग में डाल लो, 38, 39, 39 क, 41, 42, 43 क और 47, ये सब समाजवादी कहलाते हैं। समाजवादी डीपीएसपी या बाद में दिए जाने वाले मौलिक अधिकार हैं गांधीवादी। तो इस शब्द में गांधीवादी 4 शब्द है, तो 4 आर्टिकल्स हैं वैसे 40। क्या आप सबको फिर से क्लास प्रॉपर दिखाई देने लगी? मतलब क्लास का जो स्क्रीन है वो नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हो गया था, तो हमने उसे ठीक किया है। क्या आप सबको वापस से
क्लास पुनः वैसी की वैसी दिखाई देने लग गई है जैसी हम दिखाना चाह रहे थे, जैसी आपको दिखनी चाहिए, जिसमें सब कुछ क्लियर हो। हम बात कर रहे थे कि नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 में से 2 कोई से भी आपको रटने हैं। अगर आपने 2 कोई से भी रट लिए तो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो तीसरे वाली श्रेणी में ही आएंगे। तो हमने ये 2 रट लेना है, समाजवादी और गांधीवादी, फिर जो बच जाए वो सब उदारवादी, ऐसा माने। तो समाजवादी जो है इसमें याद रखना 8 जो है वो आर्टिकल्स आते हैं, गांधीवादी में 4 आर्टिकल्स आते हैं, टोटल 23 हैं, तो 8 4 12 यहाँ हो गए, फिर बचे हुआ सब उधर डाल दो। वैसे 2-3 आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं आते, जिनको आप उदारवादी में ले सकते हैं। तो गांधीवादी कौन कौन से हैं? 40, 46, 47 और 48, ये 4 आर्टिकल्स जो हैं इन्हें गांधीवादी आर्टिकल्स कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद गांधीवादी विचारों को पूर्ण करने के लिए संविधान में जोड़ा गया, ये याद रखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं, ऐसे कोटेशंस बता रहा हूं जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, हम इसे किताबों में पढ़ते भी नहीं है और ये हमारे दिमाग में रहता भी नहीं है। तो जो संविधान सभा जब चल रही थी तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने उस कुछ कुछ टिप्पणियां की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कोटेशंस, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ये केटी शाह ने कहा था। ये कोटेशन किसका है? आज तक ये मुख्य परीक्षा 2016 प्रीलिम्स परीक्षा 2-3 बार पूछ चुकी है, बार बार ये कोटेशन रिपीट किया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को ब्लैंक चेक की संख्या या चेक की संख्या किसने दी थी? केटी शाह ने दी थी। नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए जाते हैं। यह अमर नंदी ने कहा था। शॉर्टकट प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को आदेश की संज्ञा किसने दी? अमर नंदी ने। अ से अमर नंदी, अ से आदेश की संज्ञा। नीति निर्देशक सिद्धांत दो राज्य के अधिकारियों के लिए नियम है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसने इनको नियम की संज्ञा दी है? नीति निर्देशक तत्वों को किस विद्वान ने नियम बताया है? वो BN राव थे। आदर्श आजादी एवं आदर्श भवन के रूप में वर्णित किया है अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आधुनिक जो भारत के मनु या संविधान के निर्माता, ऐसे सब नाम से हम अंबेडकर जी को जानते हैं, और उन्होंने नीति निर्देशक को तत्वों को कहा था कि आदर्श आजादी और आदर्श भवन का नाम अगर है तो वो है नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी संविधान का विवेक है। तो डीपीएसपी को संविधान का विवेक किसने कहा? ग्रेनविल आस्टीन ने कहा। किसने कहा? ग्रेनविल आस्टीन ने। नीति निर्देशक मात्र उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। डीपीएसपी को किस एक विचारक ने उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? तो केसी वियर ने इन्हें घोषणा पत्र कहा था, या उद्देश्य और आकांक्षा पूरी करने वाला घोषणा पत्र। उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना और बहकाना है। डीपीएसपी का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना है, ये कहा था राघवाचार्य ने। डीपीएसपी को पवित्र दस्तावेज कहा था केटी शाह ने। ग्रेनविल आस्टीन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व की और अधिकारों को संविधान और नीति, देखो ग्रेनविल आस्टीन ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को मिलाकर के संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा 3 हो जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32। और ग्रेनविल आस्टीन ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर होगा। भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर किसने कहा? टीटी कृष्णामाचारी। तो कृष्णामाचारी ने कूड़ा घर, क से कृष्णामाचारी, क से कूड़ा घर कहा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के जीवन देने वाले अवस्था है। LM सिंघवी ने कहा था बाद में, नए संविधान के पूरा हो जाने पर। 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है, ये संज्ञा दी थी BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर ने इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देने वाला भाग संविधान का कहा था। तो वो हम यहाँ भी कर चुके हैं
कि आदर्श भवन, आदर्श आजादी और निर्देश देने वाली इकाई कहा है इनको, अम्बेडकर ने। ये आप सबको सारे कोटेशन रट करके रखने हैं, एक एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोटेशन घूम फिर के कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, तो आज हमने ये भी कवर किया। अब कुछ कोर्ट केसेस हैं जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच की बातों को प्रेजेंट करते हैं, आपको वो भी याद होने चाहिए। सबसे पहला 1951 में एक केस हुआ जिसका नाम था चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य। तो जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मद्रास मतलब तमिलनाडु राज्य की एक महिला थी चंपकम दोराईराजन, जिन्होंने संविधान के लागू होने के बाद मद्रास के एक कॉलेज में एडमिशन के लिए एक परीक्षा दी और उनको ज्यादा नंबर आए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर कोर्ट केस जाता है और वहां व्याख्या होती है कि मौलिक अधिकार बढ़े कि नीति निर्देशक बढ़े। तो ये इस केस में न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय का मत या झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर था। उसने कहा था कि नहीं, मूल अधिकारों का पालन करने के लिए नीति निर्देशक तत्व की बलि दी जा सकती है। ये पहला केस था भारत का जब दोनों को एक साथ कंपैरिजन किया गया हो कि नीति निर्देशक तत्व बढ़े कि मौलिक अधिकार तत्व बढ़े या मौलिक अधिकार बढ़े। फिर अगला केस आता है केरल शिक्षा विवाद, या अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित था। 1959 में केस हुआ और वहां जो है वो कोर्ट कहता है कि निर्वाचनकारी या समन्वयकारी सिद्धांत को अपनाना चाहिए, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए, ये कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार में मद्रास राज्य वाले केस में चंपकम दोराईराजन में वो अधिकारों को वरीयता देती है, बाद में दूसरे केस में वो समन्वयकारी सिद्धांत बनाती है। फिर भारत की सरकार कहती है कि नहीं भैया, हमारे जो डीपीएसपी है वो इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कम इंपॉर्टेंट है। और वो कब कहेगी? 25वें संविधान संशोधन में वे एक आर्टिकल जो है वो ऐड करेंगे, अनुच्छेद 31 ग, और यहां लिख देंगे कि भैया डीपीएसपी जो है उनको लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया जा सकता है। बाद में इसे और स्पष्ट किया जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में, क्योंकि इसके पहले केशवानंद भारती वाद में कोर्ट कह देगी कि नहीं भैया ये आपने जो किया है ये गलत है, तो उसको बदलने के लिए फिर से देश की सरकार नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देगी। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्टेप्स चल रही है। सबसे पहले 1951 में कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार बड़े हैं, मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। फिर बाद में केरल शिक्षा विवाद में दोनों में समन्वय करवा देती है कोर्ट की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समन्वयकारी हैं। 25वें संविधान संशोधन से कोर्ट कहेगी या हमारी जो सरकार है वो एक संशोधन करके मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगवा लेती है। फिर कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, केशवानंद भारती, ये तो मैं पूरा केस डिस्कस करूंगा आप सब लोगों से, एक दिन की क्लास ही इसी केस पर रहेगी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से निकली, मूलभूत ढांचा यहाँ से निकला। तो यहाँ कह दिया जाता है कि आपके मौलिक अधिकार जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, वो बहुत जरूरी है। फिर 42वें संविधान संशोधन से सरकार कहती है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनली मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद ने सब कुछ सेटल किया, जो 1980 का केस है, और उसमें भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट वर्डिक्ट देता है। और यहाँ से इन दोनों के बीच की जो लड़ाइयां हैं वो समाप्त होती हैं। तो ये एक चेन ऑफ सिस्टम है जो आपको याद होनी चाहिए। बस 4, 5, 6 पॉइंट ये जो मैंने बताए हैं इनको याद कर लो। अगर मैं किसी और ढंग से पढ़ाऊं तो आज से 15 पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें तो 50 केसेस में है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने बीच की चीजें हटा करके ये चीजें पढ़ा दी। केशवानंद इसलिए हटाया क्योंकि वो कहीं और हमें बहुत ढंग से पढ़ना है, उसको पूरा पढ़ेंगे हम। अब हम आर्टिकल 36 से एक एक आर्टिकल के अंदर लिखी हुई बातों को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इनके बारे में और कुछ रहेगा तो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36 कहता है, 36 कैसे लिखाता है? ऐसे कि 36 का आंकड़ा है भैया राज्य से, तो राज्य जो है उससे 36 का आंकड़ा बनाता है ये कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। कितनी सरल तरीके से कहा
कि भाई भाग 3 में हमने जो राज्य की परिभाषा बोली, यहाँ पे भी वही परिभाषा मान ली जाए, जब तक हम अलग से ना कहें। तो अलग से कहीं कहा ही नहीं उन्होंने राज्य शब्द का उपयोग। तो राज्य की क्या क्लास फिर से प्रॉपर दिखाई देने लग गई है सभी को? क्या प्रॉपर सबको क्लास फिर से दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि मेरे स्क्रीन पे ठीक हो जाती है तो आपकी भी हो ही जाती होगी। आर्टिकल 36 क्या कह रहा है? बड़े सरल शब्दों में बड़ी सरल सी बात कह रहा है कि भाई हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 में हमने राज्य की जो डेफिनेशन बोली है वो सेम टू सेम डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 के तहत भी राज्य का मतलब समझना है। मतलब भाग 3 और 4 के लिए राज्य शब्द का एक ही मतलब होगा और भाग 3 में हमने राज्य का अर्थ बड़ा विस्तृत समझा है कि देश की संसद, राज्य की विधानसभा, स्थानीय निकाय, कलेक्टर, कोई अधिकारी, सब कुछ राज्य माने जा सकते हैं जो सरकार के एक हिस्से या सरकार के रूप में काम करते हैं। अब आर्टिकल 37 पे आते हैं। 37 में कहा गया कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, मतलब ये कब लागू होंगे, यहाँ डिटेल बताई गई है। इस भाग में अंतर्विष्ट मतलब लिखे हुए, भाग पूरे 4 की बात कर रही, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या बताया है? कर्तव्य बताया है, पूरा दायित्व नहीं बताया। देखो दो शब्द होते हैं, दायित्व, दायित्व माने जिम्मेदारी और कर्तव्य माने करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो भाग जो 4 है उसका दूसरा आर्टिकल 37 उसमें साफ साफ कह दिया कि भैया कर्तव्य है, दायित्व नहीं है। आपकी इच्छा हो तो दो, आपकी इच्छा है तो नहीं दो। और दूसरी बात कि आप कोर्ट में इन्हें प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा, ये कोर्ट जाने लायक नहीं है। इनमें से किसी एक बात को ना मिलने पर, जैसे आप आंगनवाड़ी में गए और आप गए तब तक पोषाहार खत्म हो गया था, तो ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मुझे तो पोषाहार देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कोई देश में, देश का कोई राज्य दे, कोई राज्य ना दे, ऐसा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में लागू हो, छत्तीसगढ़ में लागू ना हो। तो जैसे लाडली बहना में, तो लाडली बहना में अगर कुछ पैसा मिलता है तो किसी एक महिला को मिला, दूसरी को नहीं मिला, तो वो यूं नहीं कहेगी कि मुझे नहीं मिला, मैं तो सरकार के खिलाफ केस करूंगी। ये प्रावधान नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 37 की बातें हैं, सब आपको अच्छे से रट कर रखनी है। दो आर्टिकल हमने क्लियरली समझे, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। अब हम अगले आर्टिकल्स पर चलते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 बड़ी सिंपल सी दिशा देता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन सी व्यवस्था बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था। याद रखना, ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कर रहा है। राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आगे लिखा है इसके अंदर दो उप बातें हैं। पहली कहती है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इस राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। ऐसे कठिन शब्द समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं सरल कर देता हूं। सिंपल सी बात कही गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। सिंपल सा। सरकार चाहे तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनाए, सरकार चाहे तो कोर्ट की स्थापना करे, सरकार चाहे तो कुछ भी बनाए, लेकिन ऐसी चीजें बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके लोगों को। सरकार ऐसी संस्थाओं की स्थापना करेगा जैसे लोकायुक्त क्या है, जैसे सूचना विभाग क्या है, ये पारदर्शिता लाने के लिए किए गए प्रयास है ना। तो ऐसे ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य इकाइयां, संस्थाएं बना सकता है, उनका बनाएगा और उनका पालन पोषण करके लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। फिर राज्य, दूसरी बात, राज्य विशिष्टता, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। कितनी सरल सी बात की जा रही है कि एक व्यक्ति जो है वो करोड़पति है और दूसरा व्यक्ति रोड़पति है। इसके पास करोड़ों रुपए हैं और इसके पास रोड पे रहने के अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच ये जो असमानता है, आय की असमानता,
मतलब एक के पास करोड़ रुपए होना और एक के पास कुछ भी नहीं होना, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा राज्य। ये प्रावधान किया जा रहा है आर्टिकल 38 के 2 में। और ना केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठित सुविधाओं और अवसरों की समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। बहुत गंभीर बात कह रहा है हमारा संविधान, और ये हमारी देश की सरकार का दायित्व है कि वो ज्यादा पैसे कमाने वाले से कर ले और कम पैसे कमाने वालों को दे, ताकि दोनों किसी न किसी स्थिति में बराबर आ सके। आपने ये सुना कि बड़े बड़े अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है, गरीब लोगों को योजनाओं के माध्यम से पैसे बांटे जाते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। ये इसी आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए किया गया कदम होता है। आपको ये याद रखना है। अभी तक हम क्या करते थे कि जब नीति निर्देशक तत्व, आप नहीं मैं भी और हर आदमी, हर स्टूडेंट जो इसको पढ़ता है, वो एक लाइन में इस आर्टिकल को पढ़ लेता है। हमें एक लाइन में इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है, हमें बहुत डीप जाकर के इन आर्टिकल्स का अध्ययन करना है, ताकि हम चीजों को समझ पाए, अच्छे से बता पाए। अब आर्टिकल 39 पे आते हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व कहे जा रहे हैं, और इसमें 6 पॉइंट्स टोटल हैं, क ख ग घ ण और च। जो पहला तत्व है वो ये है कि राज्य अपनी नीति बनाने, यह तो कॉमन बात है सारे 6 पॉइंट्स के लिए, कि राज्य अपनी नीति बनाने से पहले क्या करेगा, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ये पहली बात कही जा रही है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटेगा जिससे सामूहिक हितों को सर्वोच्च रूप से प्राप्त किया जा सके। पहली बात क्या कही जा रही है कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हो, ऐसी नीति बनानी है। दूसरे में कहा जा रहा है कि समुदाय के पास जो संसाधन है, हमारे पास जो मिट्टी है, वन है, पर्यावरण है, हमारे जो खदानें हैं, जो खनिज संसाधन है, नदियां हैं, प्रकाश है, इन सबको ऐसे बांटेगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ हो। मतलब समाज के एक बड़े वर्ग, सभी संपूर्ण समाज को, सामूहिक हितों को हम सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करने का साधन उन्हें बना सकें। तीसरी बात कह रहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए उपयोग हो, सर्वसाधारण के हित में उपयोग हो, अहित में उपयोग ना हो। चौथी बात की जा रही है स्त्री और पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। पांचवी बात कह रही है पुरुष और स्त्री के कर्मकारों को सर्वसाध्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ऐसी विधि बनाएगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने एक बाल श्रम निषेध कानून बनाया है। वो बाल श्रम निषेध कानून हमारे संविधान में एक जगह वर्णित है, आर्टिकल 24 में, वहां से लिया है। लेकिन उसके लिए एक और आर्टिकल जिम्मेदार है, और वो है आर्टिकल 39 का 5 कह दो या फिर ड कह दो, ये दोनों जिम्मेदार हैं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं, और बालकों को अल्प व्यक्ति, मतलब सबको, बालकों सबका शोषण ना हो, ऐसी व्यवस्था बना करके देगा, या नैतिक रूप से उनके उत्थान का प्रयास करेगा। इस टाइप का एक लंबा चौड़ा भाषण देने टाइप का, आपको ये सब बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भाषण देने टाइप की लग रही होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली नीति निर्देशक तत्व बनाते टाइम हमारे संविधान ने यही तो सोचा कि हम जो बड़े बड़े वादे करते हैं उन वादों को यहाँ लिखा जाए, जिन्हें सरकार भविष्य में पूरा करने की कोशिश करेगी। अब आर्टिकल 39 के क में आते हैं, जहां समान न्याय, क्या लिखा है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता ये देने का प्रावधान, विधिक सहायता दी जाएगी। आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं
और यहाँ वहां ये प्रावधान है कि जिस गरीब के पास वकील नहीं होता उसे सरकारी वकील बना करके दिया जाता है, सरकार देती है उसे, बार काउंसिल देती है। वो इसी आर्टिकल के तहत है कि सबको समान न्याय मिले, निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर और के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त ना करे, ऐसे अवसर से वंचित ना रह जाए। कुल मिलाकर मैं अपने शब्दों में समझा दूं, ये भाषा तो सूझनी पड़ेगी। यूं कहा जा रहा है कि सरकार प्रयास करेगी कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। सरकार की नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके कारण किसी एक व्यक्ति जो है वो न्याय से वंचित रह जाए। ये सरकार का प्रयास होगा। निशुल्क विधिक सहायता हमें नागरिकों को देनी है, इसका सीधा कहा जा रहा है कि निशुल्क विधिक सहायता जो है वो हर एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए, या उस व्यक्ति को जिसे जरूरत है। आर्टिकल 40 में सबको पता है 40 जो है वो पंचायतों की स्थापना करने की बात करती है कि राज्य जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, और ऐसी शक्ति और अधिकार उसे देगा, किसे, पंचायत को देगा, जिससे वो अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर सके। 40 क्या कह रहा है, बड़ी सुंदर बात कह रहा है कि राज्य की सरकार, राज्य मतलब हमारे देश की सरकार, जल्दी से जल्दी पंचायतों को संगठन मतलब स्थापित करने की कोशिश करेगा, और उन्हें ऐसी शक्ति और ऐसे अधिकार देगा कि वे एक स्वतंत्र स्वायत्त इकाई के रूप में काम कर सके या काम करने योग्य बन सके, ऐसी स्थिति पर करनी है, और अब दे भी चुके हैं हम इसको। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, ये आप याद रखना, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं पर लागू होता है, सब दशाओं पर लागू नहीं होता है। कुछ दशाओं में 3 चीजें मिल सकती हैं, कुछ दशाओं में काम पाने, कुछ दशाओं में शिक्षा पाने, और कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। देखो 3 चीजें देनी है। कुछ दशाओं में काम पाने, लोक सहायता पाने और शिक्षा पाने का अधिकार व्यक्ति को दिया जाए। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, कहां से कहां, राज्य के पास जितना पैसा है उसके अंदर अंदर का, ऐसा नहीं कि देना जरूरी है। देखो इसीलिए हमने मनरेगा नाम का एक कानून लेकर आए। मनरेगा में हमने पहले किया कि 100 दिन जो है, 100 दिन का रोजगार हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। फिर हमने अब वर्तमान में यूं कर दिया कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जहां राज्य के पास पैसा आते जाएगा वो इसे बढ़ा करके लोगों को देता जाएगा। तो ये सीमा है कि राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर के भीतर काम पाने, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अन्य अनहर अभाव दशाओं को लोक सहायता देने का प्रयास करेगा। 2 चीजें तो सीधी दे दो, काम दे दो, जिसको बेकार है, जो व्यक्ति बेकार है उसे काम दो। तो ये देखो, बेकारी, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी, फिर निशक्तता, ये इन सब के लिए सरकार कुछ न कुछ कर तो रही है, वो इसी आर्टिकल से तो कर रही है। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता और अन्य अनहर अभाव, मतलब अन्य सभी प्रकार के अभाव की दशा में सरकार जो है लोक सहायता प्रदान करेगी। हम देते तो हैं, बीमारी में निशुल्क इलाज करा लो, बेकार हो तो आप गुजारा भत्ता प्राप्त कर लो, फिर बीमार हो गए तो इलाज कराओ, बुढ़ापा है तो पेंशन ले लो, निशक्तता हम मतलब आधे अधूरे हो गए हो, शरीर का कोई अंग भंग हो गया हो तो पेंशन ले लो। ये सब सुविधाएं आर्टिकल 41 के माध्यम से दी जाती है। लेकिन यह याद रखना, कुछ दशाओं में ये बात लागू होती है, सब दशाओं में नहीं। और आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? बहुत सरल सी बात कहता है, काम की न्यायोचित दशा और प्रसूति अवकाश। देखो कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है तो वहां पर पानी मिल जाए उसको पीने का, वहां स्वच्छ वायु मिल जाए, वहां प्रकाश मिल जाए, ऐसी मूलभूत चीजें, ऐसा ना हो कि किताब में घुस करके कुछ लिखना पड़े, है ना, ऐसा ना हो कि सांस लेने के लिए नाक की ना मतलब नाक बदधूली इतनी घुस रही, ऐसा भी ना हो। काम करने की दशा, 2 बातें कही जा रही, 42 माने पीछे 2 लिखा है ना, इस 2 में 2 बातें हैं, काम करने की दशा और छुट्टी।
तो काम करने की दशाओं को तो काम करने की दशा कह दिया, और प्रसूति अवकाश को उन्होंने अवकाश को उन्होंने प्रसूति अवकाश कहा। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, कौन सी दशा? न्याय संगत, जो न्याय करने योग्य हो और मनुष्योचित मतलब मनुष्य के लिए जरूरी हो, वो दशाएं दी जाए और प्रसूति अवकाश सुनिश्चित किया जाए। भारत की सरकार ने 2016 में कानून लाया और उसके माध्यम से 2 साल की छुट्टियां दे दी प्रसूति अवकाश को, कि सशुल्क बिना पैसे काटे, आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी और 2 साल तक की छुट्टी मना सकते हैं आप, है ना, मातृत्व अधिकार अधिनियम के माध्यम से। अनुच्छेद 43 ये क्या कहता है कि कर्मकारों को, काम करने वालों को कम से कम कितना, न्यूनतम मजदूरी क्या देनी है, न्यूनतम मजदूरी जो दी जाएगी वो कैसी हो, उसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 43 में। राज्य मतलब सरकार उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों, काम करने वालों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इसीलिए सरकार छुट्टियां देती है, इसीलिए सरकार जो है वो बहुत सारी सुविधाएं काम करने वाले सरकारी और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉइज के लिए ये लागू होता है, ये याद रखना। खैर प्राइवेट कम देता है, सरकारी ज्यादा देते हैं। आर्टिकल 43 क, उद्योगों में कर्मचारियों को हिस्सेदार बनाया जाएगा, कर्मकारों को भाग लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, इस स्थापनाओं, संगठनों के प्रबंधन में काम करने वालों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। इसीलिए तो शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और ये सब आए, वो इसी आर्टिकल का पालन करते हैं, 43 क का। अब आते हैं 43 क, ये नया जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 97वें संशोधन से जोड़ा गया ये, कि सहकारी समितियों का संवर्धन, राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा सरकारी सोसाइटी बनाएगी और उनको जो है मैनेजमेंट करने के लिए सहायता प्रदान करेगी, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 43 ग में, ख में। अनुच्छेद 44 ये क्या कहता है? कॉमन सिविल कोड, क्या कहता है? कॉमन सिविल कोड, CCC, कॉमन सिविल कोड मतलब सबके लिए एक जैसी कानून, कि अगर किसी व्यक्ति ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जाति हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसका प्रावधान आर्टिकल 44 करता है। पूरे राज्य के हर एक व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, फलानी जाति को, फलाने धर्म का हो, कोई फर्क नहीं, सबके लिए सिविल जो है, सिविल, सिविल माने क्या? सिविल माने कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं ना, विवाह, जाति विवाह, नातेदारी, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इन सब मामलों को सिविल मामले कहा जाता है और इन सब के लिए एक जैसे कानून बनाने का प्रयास करेगा राज्य, ये आर्टिकल 44 में लिखा है। आर्टिकल 45 बड़ा अच्छा है, ये कहता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखरेख करना, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य 6 साल से छोटे बच्चों को जो शिक्षा देगा उसे नई शिक्षा नीति में ERCM कहा गया है। लेकिन याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड टेक केयर देने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 46 याद रखना, हमारे संविधान, हमारे यूनिट 10 में जो आर्टिकल है ना, वो सारा जो है वो आर्टिकल 46 से संबंधित है। यूनिट 10 में हमने जनजाति की बात की गई है, तो जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के प्रावधान आर्टिकल 46 में है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि, शिक्षा और संबंधित हितों मतलब आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा। साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा और संबंधित, अर्थ संबंधित, अर्थ मतलब पैसे, आर्थिक,
आर्थिक हितों को विशेष प्रावधान राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल 46 ऐसा कहता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि नागरिकों को स्वच्छ ऊंचा से ऊंचा पोषाहार मतलब अच्छा से अच्छा खाना, ऊंचा से ऊंचा जीवन स्तर देने का सरकार प्रयास करेगी। ये तो एक बड़ी तारीफ सी बात हो गई। पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये याद रखना कि लोगों को दूषित खाना ना मिले, उनको ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, जो प्राणवायु ले रहे हैं, वो स्वच्छ मिले, ये सरकार उनको दे, ये उसका कर्तव्य होगा। जैसे अभी दूषित पानी से इंदौर में लोग बीमार हो गए, तो वो किस आर्टिकल के तहत जो है सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया? तो आर्टिकल 47 के तहत अपना कर्तव्य जो है सरकार ने पूरा नहीं किया। यहाँ पर याद रख लेना, जो गंदी चीजें हैं जैसे मादक पदार्थ, उनको प्रतिबंधित करने का काम भी सरकार इसी के तहत करती है। क्योंकि पोषाहार खाना पीना अच्छा हो, उसके लिए आपके खाने में सेक्रीन, निकोटीन, ड्रग्स, इनको हटाना पड़ेगा। दारू, इनको हटाएंगे तो वो आर्टिकल 47 के तहत होता है। आर्टिकल 48 के तहत पशुपालन और कृषि की बात की जा रही। कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। मतलब अच्छी अच्छी ब्रीड जो है पशुओं की, उनको इजाद करना, जो हमारे बीज हैं कृषि के, उनके अच्छी अच्छी वेराइटीज का विकास करना, ये सब काम करने का काम आर्टिकल 48 करता है। 48 क क्या कहता है? 48 क भी है, वो पर्यावरण का संरक्षण करने का निर्देश देता है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव, उनका संवर्धन करना है। ये सब 48 के तहत होता है। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं, तीन चीजें हैं, उनका संरक्षण करना है। मैं यहाँ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, यही एग्जाम में आती है। ये यूपीएससी तो इतना खतरनाक पैटर्न सेट करता है कि वो आर्टिकल 43 तो कह देगा कि मैं 49 पूछ रहा हूँ, और फिर पूछेगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की बात करता है कि संस्थानों की बात करता है कि वस्तुओं की बात करता है, इनमें से कोई नहीं। अब चुनो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने एक एक लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ सारी जो सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, उनकी सबकी, वो कोई वस्तु हो, वो कोई चीज हो, वो कोई संस्था हो, वो कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो, स्मारक हो, सबके संरक्षण की बात की जा रही है। नीचे सबके नाम लिखे हुए हैं कि वो कुछ भी हो, सबके संरक्षण का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, 50-50 है, वो पृथककरण है। 50 में पृथककरण की बात की गई कि कार्यपालिका का काम होगा कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होगा उन कानूनों को लागू होने में आने वाली समस्याओं पर निवारण करना। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये एक दूसरे में कभी मर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में अधिकारों की लड़ाई शुरू होगी और राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो हम ऐसी प्रयास करेंगे कि कार्यपालिक इकाइयां अलग हो और न्यायपालिक इकाइयां अलग हो, ऐसा 50 में कहा गया है। हमने आर्टिकल 51 और पढ़ना है, और बाकी के आर्टिकल्स जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमें नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रपति से शुरू हो जाएगी कहानी। आर्टिकल 51 शांति की बात करता है। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय कौन सी? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके लिए वो 4 काम करेगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे को व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि संबंधों के प्रति आदर को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के द्वारा निपटारा करना। ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर बातें हैं, वो सब बातें हमें पढ़नी है। हमने नीति निर्देशक तत्वों को रटा नहीं है, अभी मैंने याद नहीं कराया है आपको, अभी केवल आपने एक एक शब्द को पढ़ा है। अभी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा याद कराऊंगा तो ये समझ नहीं आएगा, मैं किसी एक क्लास में ये सब आपको रटवा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक-एक आर्टिकल आपकी ज़ुबान पर रटा होगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप इनके अंदर की बातों को पढ़ लें, याद कर लें अच्छे से। अगली क्लास में मिलते हैं, राष्ट्रपति की शुरुआत करेंगे वहाँ से। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।